Hey everyone, welcome back to Companion Study. So, how are you, friends? I hope you all are doing well. So, first of all, let me tell you about myself. My name is Kirti, and I am a BA third semester student. And as you all know कि कल से हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो मैंने कल इंट्रोडक्शन नहीं दिया था. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट टुडे. अब एक चीज़ जो मुझे खुद लगा कि पहले आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी के बारे में पता होता है उसके बाद ही हम उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसके कंटेंट पे ट्रस्ट करते हैं. सो लेट मी टेल यू, आई हैव completed माई क्लास 12th लास्ट ईयर in 2024 and my score was 95.80%, in which political science I have scored 97 out of 100, in which 3 marks were deducted on the map based question. Otherwise all the MCQs and theory I have scored full marks. ओके, सो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो मेरे कंटेंट पे. ओके, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. कल हमने आर्टिकल 4 तक पढ़ लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टेट फॉर्मेशन. जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, जो हमने क्लास 12th की बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे सामने आए उनमें से एक था पार्टीशन. ठीक है, और जब पार्टीशन भी हो गया उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने था, वो था स्टेट्स बनानी है. अब क्वेश्चन ये था सब लीडर्स के सामने कि स्टेट्स बनाएं तो बट किस बेसिस पे बनाएं स्टेट. ठीक है, तो उसमें ना एक कमीशन फॉर्म होता है जिसका नाम है धार कमीशन. ये फॉर्म होता है 1948 में और इसके चेयरमैन का नाम था एस की धार, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी धार कमीशन है. ओके, तो मेन मुद्दा ये है कि इस कमीशन ने कहा क्या था. तो इस कमीशन ने ये बोला था कि जो इंडिया की स्टेट्स बनेगी ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे फॉर्म होनी चाहिए. किस बेसिस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे. आई होप इसको हिंदी में आई थिंक प्रशासनिक तरीके से बोलते हैं ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे. व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक बेसिस? आई होप यू नो वेरी वेल. लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना. ठीक है, बट आपको पता है ना, फिर स्टेट्स तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही फॉर्म हुई. उसके पीछे रीज़न क्या रहा कि पोती श्रीमल्लू थे, ये एक तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के एक इंसान थे. मतलब तेलुगु के लोग तेलुगु बोलने वाले थे ये. तो पोती श्रीमल्लू जी क्या करते हैं, 56 डेज तक फास्ट रखते हैं. 56 डेज तक, जैसे कहते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं, हाँ, भूख हड़ताल. वो भूख हड़ताल पर चले जाते हैं और उनकी डिमांड क्या थी कि हमारी जो स्टेट है या फिर जो सभी स्टेट्स है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही फॉर्म होनी चाहिए. ओके, तो वो जब 56 डेज तक फास्ट रखते हैं ना, तो गवर्नमेंट मतलब इतना ध्यान नहीं देती है उनकी तरफ. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं. गवर्नमेंट भी ये सोच रही थी कि हाँ बस कर रहे हैं, कोई कहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई कहीं, मतलब इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है. बट 56 डेज के फास्ट के बाद उनकी डेथ हो जाती है. बिकॉज आप खुद सोचे 56 डेज तक कोई कैसे भूखा रह सकता है. तो उनकी डेथ हो जाती है. अब जब किसी चीज़ की डिमांड कोई पर्सन कर रहा हो और उसकी डिमांड ना सुनी जा रही हो और उसकी डिमांड बिना सुने उसकी डेथ हो गई, तो आपको पता है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी वॉर सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है और कितना ज़्यादा दबाव गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है फिर. ठीक है, तो फिर इतनी ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ गई, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि आंध्र प्रदेश फॉर्म करना ही पड़ा. आंध्र प्रदेश क्या है, एक सेपरेट स्टेट बनाई गई जिसमें कौन से लोग रहे हैं, तेलुगु स्पीकिंग पीपल. ओके, चलिए उसके बाद ये है, तो जो ये आंध्र प्रदेश है ये भारत की सबसे पहली स्टेट बनी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुई थी. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. सो दैट इज़ आंध्र प्रदेश. ओके, उसके बाद अब जब आपको पता है एक चीज़ की, तो जब किसी, आप मानो किसी एक पर्सन की डिमांड कोई फुलफ़िल कर देता है और औरों की भी वही डिमांड है, तो उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है. वो ये सोचने लगते हैं जब इनकी डिमांड फुलफ़िल की तो हमारी भी करो. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आंध्र प्रदेश बन गया तो और स्टेट्स भी डिमांड करने लगे कि हमें भी अपनी जो
स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करवानी है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट दबाव में आने के बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है, ठीक है। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, और जिसका नाम फैज़ल अली कमीशन भी है, ठीक है, क्योंकि फैज़ल अली वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमीशन। तो कौन कौन मेंबर थे, एक तो यही हो गए जस्टिस फैज़ल अली, KM पनिक्कर और HN हुस्नू। ओके, तो ये पर्सन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1956 में पास हुआ था। और जब फाइनली स्टेट बनाई गई तो टोटल कितनी स्टेट्स बनाई गई थी बिगनिंग में? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आ गया है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। अब कुछ पढ़ लेते हैं ईयर्स और स्टेट्स की, कौन सी स्टेट से कौन कौन सी स्टेट्स बाद में फॉर्म हुई और किस ईयर में हुई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ओके, चलिए। तो 1960 में एक स्टेट फॉर्म, दो स्टेट फॉर्म होती है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। आपको पता है पहले एक स्टेट थी इधर बॉम्बे, ठीक है, पूरी एक ही स्टेट थी बॉम्बे। अब बॉम्बे में ना दो तरीके के लोग रहते थे, एक तो वो जो गुजराती बोलते थे और एक वो जो मराठी बोलते थे, ठीक है। तो जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनी रही थी तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो गुजराती बोलने वाले लोग जहाँ पर ज़्यादा थे उसको गुजरात बना दिया, और जहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग थे उसको महाराष्ट्र बना दिया। ओके, तो कब हुआ ये? 1960 में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है गुजरात और महाराष्ट्र कौन से ईयर में फॉर्म हुए, या फिर ये भी आ सकता है कि कौन से स्टेट से निकले हैं, किससे बने हैं, बॉम्बे प्रोविंस जो था उससे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 1963 में नागालैंड फॉर्म होता है, और नागालैंड कहाँ से फॉर्म होता है? नागालैंड असम से फॉर्म होता है। ओके, 1963 में। फिर ऐसे ही करके आपको ये सारे लर्न कर लेने हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में फॉर्म होता है, ठीक है। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड है ना, ये सब असम से ही फॉर्म होते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट थिंग इज 2000 में उत्तराखंड फॉर्म होता है, और उत्तराखंड किसका पार्ट था? मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश ही का ही पार्ट था उत्तराखंड, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का माउंटेन वाला रीजन था ना, उसको उत्तराखंड बना दिया गया था, एक सेपरेट स्टेट। ओके, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ फॉर्म होता है 2000 में, ये मध्य प्रदेश से फॉर्म किया जाता है। मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, जैसे झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, फिर बाद में झारखंड एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है 2000 में। और सबसे रिसेंट में कौन सी स्टेट बनी है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसकी डेट भी आपको लर्न रखनी है। 2 जून 2014 में तेलंगाना फॉर्म होता है, और कहाँ से फॉर्म होता है? आंध्र प्रदेश। अब आप ये देखो कि सबसे पहले जो स्टेट बनी वो आंध्र प्रदेश है, और सबसे लास्ट में जो स्टेट बनी वो तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से ही बनी है, ठीक है ना। तो इसी डेट भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट थिंग, जम्मू कश्मीर जो है 2019 में इसको यूटी बना दिया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। एक तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। डन, यहाँ तक ये सब फैक्ट बेस्ड है, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 क्या पढ़ा हमने? उसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, जो कि मैंने आपको आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक पढ़ाया, जो कि प्रीवियस लेक्चर में था। ओके, तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिटीजनशिप। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि पार्ट 1 में क्या गिवन है, पार्ट 2 में क्या दे रखा है, पार्ट 3 में क्या, या फिर इस आर्टिकल में क्या दे रखा है, फिर इस शेड्यूल में क्या दे रखा है। ओके, तो ये सब पढ़ना बहुत कंपलसरी है। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है, और ये सिटीजनशिप के साथ डील करता है। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? नागरिकता। तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 5 में तो यही बता रखा है कि जो सिटीजनशिप है भारत में, एकल नागरिकता, आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत में सिर्फ सिंगल ही सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज एक पर्सन है यूपी में रहता है और दूसरा पर्सन है बिहार में रहता है,
ठीक है, बट वो कहलाएंगे क्या, ये भी भारतीय है, ये भी भारतीय है, ठीक है। मतलब उसके पास सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, वो ये होगी कि वो भारत का नागरिक है। उसके पास इसकी अलग नागरिकता नहीं होगी कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है या वो बिहार का नागरिक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सपोज उत्तर प्रदेश वाले को बिहार घूमने जाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता, उसको तो वीज़ा बनवाना पड़ता। फिर उसको अगर वहीं परमानेंट बिहार में शिफ्ट होना है तो उसको फिर बोलते हैं ना वहाँ पे जाके वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे हम विदेश में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पे जो प्रोविंस होते हैं, वहाँ पे जो प्रोविजंस होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होती है, अगर आपको किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट होना है तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स पे भी अप्लाई होती अगर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ना होती। बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही कंट्री के आप सिटीज़न हैं, वो है भारत। बस ऐसा कुछ नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के, आप उत्तराखंड के, आप हरियाणा के, ठीक है। तो मतलब किसी भी स्टेट में खुल्लम खुल्ला घूमो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं तुम्हें बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, आर्टिकल 6, प्रोवियंस फॉर पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। अब आपको पता है जब पार्टीशन हुआ तो सपोज ये इंडिया वाला हिस्सा है, पार्टीशन के बाद का बता रही हूँ मैं आपको, ये तो हो गया इंडिया, ठीक है, और ये हो गया पाकिस्तान। प्लीज़ अवॉइड माय बैड हैंड राइटिंग, ओके, क्योंकि इस पर ना सही से लिखा नहीं जाता है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया और ये हो गया इंडिया वाला हिस्सा। अब हमने क्या बोला था, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी कि पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाई जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और वो किसकी कंट्रीज होनी चाहिए, वो किसकी कंट्री होनी चाहिए, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। तो मुस्लिम्स जो हैं ट्रांसफ़र हो गए, अरे क्या हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस वी आर बैक। तो मुस्लिम जो है पाकिस्तान वाले पार्ट में चले जाते हैं, जो पार्ट पाकिस्तान के हिस्से में आता है ना उसमें चले जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं था कि सब मुस्लिम एग्री करते थे, तो कुछ मुस्लिम लोग सिर्फ इंडिया में ही रहना पसंद कर रहे थे, तो वो इंडिया में ही थे, ठीक है। और फिर क्या होता है, पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम चले जाते हैं, बाद में उन्हें जाके पता चलता है नहीं नहीं यार यहाँ नहीं हमारा मन लग रहा है, हमें तो वापस इंडिया जाना है, ठीक है। तो इंडिया वापस आए तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या कौन से प्रिंसिपल्स लागू होंगे, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। जो लोग पार्टीशन के दौरान इंडिया वापस आए हैं पाकिस्तान से, उनके लिए नागरिकता उनको कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें आर्टिकल नंबर 6 में दे रखी है, राइट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 7, हु वेंट टू पाकिस्तान एंड देन अगेन बैक टू इंडिया, कि जो पाकिस्तान ऑलरेडी चले गए पार्टीशन के टाइम और फिर वापस इंडिया में आते हैं, ये तो आर्टिकल 7 में दे रखा है। और जो पाकिस्तान में ही ऑलरेडी थे, सॉरी मैंने पहले रॉन्ग बोल दिया, जो मैंने पहले बताया ना आपको वो आर्टिकल 7 में है कि जो पाकिस्तान में चले गए लोग पार्टीशन के बाद कि मैं तो पाकिस्तान में रहना है, फिर उन्हें याद आता है नहीं नहीं अपना भारत ही अच्छा है और भारत में वापस आ जाते हैं, उनके लिए तो आर्टिकल 7 में दे रखा है। आर्टिकल 6 में दे रखा है कि जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान वाले पार्ट में थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था पार्टीशन होने वाला है, पता था उन्हें पंजाब वाला जो एरिया है जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, वहाँ पे जो कुछ लोग थे जो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे बट वो ऑलरेडी पाकिस्तान में थे, तो वो भारत वापस आए ना, तो उनके लिए जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 6 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 8, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये आपको पता होगा इंडियन ऑरिजिन के लोग कौन होते हैं, जो इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जाके कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कहाँ जाके, किसी भी कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, हाँ मतलब यूएसए अमेरिका ही है, कहीं भी शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो है तो वो इंडिया ओरिजिन के ही, मतलब पैदा तो वो भारत में ही हुए हैं, नागरिक तो भारत के ही है, तो उनके लिए क्या प्रावधान होंगे सिटीजनशिप के, वो आर्टिकल 8 में दे रखा है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 9, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है बट आपको कभी और पढ़ाऊंगी क्योंकि इसको ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको पता चलता है कि क्या क्या कारण की वजह से आपकी भारत की नागरिकता छूट सकती है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू इक्वालिटी। अब आप कहोगे कि मैंने आर्टिकल 5 से 11 तक सारा नहीं पढ़ाया, तो आपको सारे आर्टिकल थोड़े ही ना पढ़ने हैं। अब क्या आप जितने आर्टिकल है 400 448 प्लस का सब तुम सब पढ़ोगे क्या, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो पढ़ने हैं हमें, ठीक है। और ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है विच कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ और वो आएगा, ठीक है, और ऐसा भी कोई नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ और वो नहीं आने वाला।
सो चलिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, आपको पता है ना आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक, इफ़ आई एम राइट, यस आई एम राइट, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है। सो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक आर्टिकल लर्न होना चाहिए, बिकॉज एक एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है दैट इज़ सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। मीन्स इक्वालिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समानता, यस, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, तो पढ़ते हैं। देखो, पहले कुछ बच्चे ने एक मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ ये याद कर लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, बट ये ना विद इन दिस भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़ के काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सब इक्वल होंगे। अगर सपोज अ पर्सन फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन, उसने कुछ गलती करी, एंड अ पर्सन फ्रॉम हिंदू रिलीजन, उसने भी वही गलती करी है, और तो ऐसा नहीं है कि हिंदू वाले को ज़्यादा सज़ा मिलेगी और क्रिश्चियन वाले को कम, या उसको ज़्यादा या उसको कम, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या दे सकती हूँ मैं एग्जांपल कि सपोज एक पर्सन है हु बिलोंग्स फ्रॉम ओबीसी एंड एक पर्सन है हु बिलोंग्स फ्रॉम एसटी, ठीक है, तो उसको सज़ा कम मिलेगी या उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के सामने सब इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने हाफ लिखा है, ये पूरा है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, और क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एक्सेट्रा, कि किसी भी बेसिस पे किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के साथ इन कास्ट, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, छोटे बच्चे हैं ना, they usually create disturbance even after saying, okay, so ignore that and let's move on to our topic. So we were discussing कि कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर या किसी भी बेसिस पे अगर कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेंट करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको सज़ा दे सकते हैं। खुद नहीं देनी है, कोर्ट देगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। की जो सरकारी रोजगार है ना, उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेलवे। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एंड यू आर सपोज अ गर्ल, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक गर्ल है जिसके अरे एग्जाम्पल है वही है, 226 मार्क्स आए हैं और एक बॉय है जिसके 226 मार्क्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बॉय को प्रीफरेंस दी जाएगी और गर्ल को प्रीफरेंस नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे हम लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोगों को। ओके, और जो ये आते हैं ना, रिजर्वेशन मिलती है कि ओबीसी के पास 27% रिजर्वेशन है और एससी के पास इतनी है और एसटी के पास इतनी है और जनरल के पास नहीं है। चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इसी में दे रखी हैं आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 दैट इज़ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आई होप यू नो वेरी वेल। एक स्टोरी के थ्रू आपको बताती हूँ। एक बार जब चंपारण, आई थिंक ये चंपारण की कहानी है, चंपारण बिहार की। चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा ना हमने जूनियर क्लासेस में हिस्ट्री में। तो जब गांधी जी को
राजकुमार शुक्ला जी एक फार्मर थे, वो बुला के लाते कि हमारे यहाँ का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करो, ब्रिटिशर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं फसल का, ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड। तो जब महात्मा गांधी जी उनके साथ चले जाते हैं, एग्री कर जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी को अपने साथ राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे लेके जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी थे एक बहुत बड़े लॉयर, ठीक है। और जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी नॉर्मली ड्रेस थे, कैजुअली ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और राजकुमार शुक्ला तो फार्मर थे ही उस एरिया के। तो जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं दोनों, तो राजेंद्र प्रसाद जी तो वहाँ पे थे नहीं, वहाँ पे उनको उनके सर्वेंट मिलते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट सोचते हैं गांधी जी को देख के, जैसे उन्होंने ड्रेस पहनी थी, कि ये भी कोई ऐसे ही छोटे मोटे पीजेंट होंगे एज लाइक राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी ना वहाँ पे एक वेल थी, वहाँ से पानी पीना चाहते थे मतलब, ठीक है। तो सर्वेंट उनको मना कर देते हैं कि तुम इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। दिस इज़ वॉट अनटचेबिलिटी। तो अब कहा गया है कि अगर अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर आप किसी के साथ करते हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज abolition of their fundamental rights and there is a specific punishment for that। तो ये नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, जैसे राजा महाराजा ना किसी को भी कुछ भी टाइटल दे देते थे, राय बहादुर, ठीक है, या फिर मतलब टाइटल दे दिया, किसी के भी आगे कुछ लगा दिया। तो आज के टाइम में ये बोला गया है कि ऐसे टाइटल्स नहीं आप किसी को दे सकते, छोड़ के आर्मी में तो मिलते हैं ना बस, और किसी बेसिस पे आप किसी को टाइटल नहीं दे सकते कि तू राय बहादुर है इस भारत का और तू इस भारत को चला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आर्टिकल 18 में दे रखा है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच आता है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि आपको आज़ादी है किस किस चीज़ की, ये आर्टिकल 19 ऐसे करके दे रखा है, मैंने सही से नहीं लिखा, आर्टिकल ऐसे करके दे रखा है। आर्टिकल 19 के ए में ये लिखा है, बी में ये, सी में ये, मतलब ये 19-20 नहीं है, ये ए बी सी ऐसे करके है, एफ तक, सॉरी जी तक, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं एक करके। तो सबसे पहले दे रखा है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपको गवर्नमेंट की इस स्कीम के थ्रू आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट ने सही स्कीम नहीं चलाई, कोई सही पॉलिसी नहीं, वो पॉलिसी आपको गलत लगती है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, तो ऑब्वियसली यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट राइट, आप कर सकते हो, बट इट शुड बी नॉन वायलेंट। ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके खड़े हो गए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब समझ रहे हो ना, स्कूल में असेंबली का मतलब क्या था, सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे ना प्रेयर करने के लिए। तो असेंबली का मतलब ये है, आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठे कर सकते हो, बट वो पीसफुल पर्पज़ होना चाहिए और विदाउट आर्म, मतलब हथियार लेके नहीं इकट्ठे होना है, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, मतलब एसोसिएशंस आप बना सकते हो, जैसे कंपनीज बनाती है ना अपनी एसोसिएशंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आपको पूरी आज़ादी, आप भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। रेजिडेंस, आप भारत के किसी भी स्टेट में जाके शिफ्ट हो सकते हो। एंड प्रोफेशन, आप जो मन चाहे आपको करना पसंद है अपनी ज़िंदगी में, आप वो कर सकते हो। आपको पसंद है कि बी कीपर बनना है, ठीक है, हनी बीज का बिजनेस चल रहा है ना आजकल, शहद इकट्ठा करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां से, आपको बी कीपर बनना है, बी कीपर बनो। आपका मन है साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हो, वो बनो। आपका मन है आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो, वो बनो। मन है साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो वो बनो। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है इन चीज़ों को लेकर, ओके।